ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। इसमें से कुछ पॉइंट हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे, कुछ हम आज की क्लास में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। उसको एक बार फ्लैशबैक में चलते हुए इस क्लास में मैं उसको रिवाइज करते हुए चलूंगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई भी सब्सटेंस क्यों रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बिकॉज हर इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट। ईच इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ मोशन। यस, वन अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। दूसरा हम बात करते हैं मोशन ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन में मूव करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन मोशन शो करता है। इन दोनों मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उसके मोमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है और स्पिन मोशन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। स्पेशली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना सरफेस पे होते हैं कि उनका जो ऑर्बिटल मोशन है वो कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि स्पिन मोशन होता है। यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पेशली कौन से मोशन पे डिपेंड करता है? स्पिन मोशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्पिन मोशन पे। इस तरह से जो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट होता है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन के स्पिन वाले मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ है वो। अब मैग्नेटिक मोमेंट हर इलेक्ट्रॉन का होता है, आप लोग जानते हैं। अगर एक ऑर्बिटल में दो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो दोनों ही जनरेट करते हैं, लेकिन उनके डायरेक्शंस अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में उस एटम का या उस स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है, बिल्कुल कैंसिल डाउन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी कि ऐसे स्पीसीज, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हैं, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्स में हैं। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरह के स्पीसीज का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन अगर किसी स्पीसी में, स्पीसी का मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन से है, अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता और ये अपना एक मैग्नेटिज्म रखता है जिसकी वजह से उस एटम में, उस आयन में मैग्नेटिक मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू। बिल्कुल n प्लस टू, मैंने कल भी क्लियर कर दिया था। और यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी बोर मैग्नेटॉन bm में। ठीक है, n यहां पर क्या है? n यहां पर स्टूडेंट्स होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी एटम में, मॉलिक्यूल में 1 है तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 है तो 2 आ जाएगी। इस फॉर्मूला को यूज करके ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं ये है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। यानी कि कौन से मोशन की वजह से जनरेट होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट? इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जनरेट होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट। और यही एक तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट के आयन और एटम का ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इस फॉर्मूला को यूज करके आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है
कि भाई Cu+2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, Cu+2। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो Cu+2 है इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें n की वैल्यू कितनी है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो Cu+2 स्टेट की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये एलिमिनेट कर चुका है, तो एक तो गया कहां से, 4s से गया। 3d में इसके होते हैं 10, एक इलेक्ट्रॉन वहां से गया, तो 3d में कितने बचे, 9। 4s0 3d 9, 4s0 3d 9। 3d 9 का मतलब क्या हुआ कि भाई d सब शेल के जो 5 ऑर्बिटल हैं उनमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, उसके बाद आप पेयरिंग करेंगे 6 7 8 9। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना बचा, 1। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आई, 1 आई। n की वैल्यू कितनी आई, 1। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे आप, √n+2 में n की वैल्यू आपके पास 1 है और 1+2 यानी कि √3, कितना आया ये, √3। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, यानी कि यहां पर आपका आंसर आएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। कॉपर+2 का मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे रूट में पूछता हूं, भाई रूट की वैल्यू चलिए आपको याद है, याद तो करनी चाहिए वैसे आपको, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे Mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, किसका, मैग्नीज का +2 स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। भाई मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, ठीक है। +2 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो +2 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, और आर्गन के बाद 4s2 वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए क्योंकि इस पे +2 चार्ज है, तो 4s कितना आया, 0। 3d में इसके कितने होते हैं, 5, और पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि n की वैल्यू यहां पर Mn+2 के लिए कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करेंगे √n+2, n की जगह आप 5 रखेंगे, 5+2 7, 7 5 जा 35, यानी कि √35। √35 इसका आंसर आएगा, और √35 की वैल्यू अप्रॉक्स 5.9 समथिंग बोर मैग्नेटॉन यहां पे आ जाएगी, 5.9 समथिंग यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको यूज करना आई थिंक आ गया। क्या कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से हम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं। n यहां पर क्या होता है, n यहां पर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द गिवन एटम और आयन, ठीक है। तो चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, इसके बाद कुछ बातें और मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको रिपीट करवा रहा हूं कल वाली, और अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं बीच में। चलिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमने स्टूडेंट्स कल डिस्कस किया था 3 तरह के सब्सटेंस डी ब्लॉक के एटम और आयन में। एक हमने डिस्कस किया था पैरामैग्नेटिक, एक हमने डिस्कस किया था डायमैग्नेटिक, और एक हमने किया था फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या यूं कहें कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, वो डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं स्कैंडियम+3, स्कैंडियम+3 एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। कैसे, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर मैं बात करूं न्यूट्रल स्टेट की, न्यूट्रल स्टेट में ये होता है 4s2 3d1, ठीक है। यहां स्टेट है +3, यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुका है, डोनेट कर चुका है। एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d से और 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4s से, यानी कि ना तो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है ना 3d में। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा है, आर्गन के जैसा, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, यानी कि ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, डायमैग्नेटिक।
ऐसे ही अदर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, Zn+2, Zn+2, Zn+2 में 4s0 3d10 होगा। 3d10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, तो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं वो डायमैग्नेटिक बिहेव शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड से स्लाइटली, हल्का सा रिपेल होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। अगर अनइक्वल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये उस जगह पे चले जाएंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक है। इनके रिपेल होने का रीजन ये है कि इनकी परमेबिलिटी कम होती है। परमेबिलिटी मीन्स यानी कि ये सब्सटेंस अपने में से ये सब्सटेंस अपने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देते। ये देखिए, ये कोई सब्सटेंस है जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अपने में से पास नहीं होने देता, उनको अपोज करता है। इनकी परमेबिलिटी कम होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। और ये प्रॉपर्टी ये तब तक शो करते हैं जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में है। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता, क्योंकि इनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनमें एक दो कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को ऐसे सब्सटेंसेस को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये उसकी तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे Cu+2 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताइए Ti+2 टाइटेनियम+2 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा या डायमैग्नेटिक में, तो आपका आंसर क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप चेक करेंगे। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 होता है। न्यूट्रल स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, आर्गन के बाद 4s में 2 और 3d में 2। यहां मैंने बात की है टाइटेनियम+2 की, टाइटेनियम+2 की। +2 का मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। कौन से? s वाले। s वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो 3d में कितने बचे? 2। और 3d में 2 का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड। कैसे इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा बिहेवियर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक वो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक डाउट ये रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में जनरली कि सर पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। डायमैग्नेटिक में भी आप कहते हैं कि सर डायमैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो दोनों में फिर डिफरेंस कैसे करें? डियर स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट है। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और ये पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ये तभी अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं जब इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का खुद का मैग्नेटिक बिहेवियर इतना वीक होता है कि वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से परमानेंट मैग्नेट्स हम नहीं बना सकते। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट्स। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शोज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड either in the presence of magnetic field or in the absence of external magnetic field। यानी कि आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस करके उसको खुद को आप मैग्नेट में बदल सकते हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4, इन सबको हम परमानेंट मैग्नेट में बदल सकते हैं।
लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को परमानेंट मैग्नेट में नहीं बदला जा सकता। तो ये मैग्नेटिज्म की पूरी कहानी थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की पूरी बात थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, बात की जाए सेकंड प्रॉपर्टी कैटालाइटिक, ये मैंने कल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम इसके रीजन डिस्कस करेंगे, सिर्फ रीजन कि डी ब्लॉक के एलिमेंट या उनके कंपाउंड एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है? इसके दो रीजन है, बिल्कुल सही है। एक रीजन कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, यानी कि ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बदल सकते हैं, जिससे ये एक बार रिएक्टेंट के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बना देंगे, बाद में वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हो जाएगा और कैटलिस्ट जैसा था वैसा का वैसा वापस बच जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपको बताना हो तो आप दो बातें बताएंगे, कौन कौन सी? नंबर एक, आप बोलेंगे कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, so they can easily form complex or intermediate. Second, D block elements can provide space for the adsorption of reactant molecules. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की सरफेस पे एक्टिव साइट होती है, यानी कि ये जो कैटलिस्ट होते हैं डी ब्लॉक के, ये अपनी एक्टिव साइट पे रिएक्टेंट्स को ज्वाइंट कर लेते हैं। कैसे? एडजॉर्प्शन प्रोसेस। इन्होंने रिएक्टेंट को अपने ऊपर जोड़ा, रिएक्टेंट के कैटलिस्ट की सरफेस से जुड़ने पर जो एनर्जी फ्री होती है, उस एनर्जी को यूज करके एज ए एक्टिवेशन एनर्जी यूज करके ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? प्रोडक्ट में। और बाद में ये प्रोडक्ट इस सरफेस से डिटैच हो जाता है, कैटलिस्ट जैसा था वैसा का वैसा बचा रह जाता है और रिएक्टेंट किसमें बदल जाता है? प्रोडक्ट में। तो इस तरह से दो रीजन है, एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा रीजन है एक्टिव साइट ऑन द सरफेस ऑफ डी ब्लॉक क्रिस्टल्स। इनकी सरफेस पे एक्टिव साइट होती हैं और दूसरा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ये दोनों बातें मैंने आपको कल की क्लास में भी बहुत अच्छे से बताई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कलर। डी ब्लॉक के मेटल्स, डी ब्लॉक के आयंस, उनके कंपाउंड जनरली कलरफुल दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें डी डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है इनमें? डी डी ट्रांजिशन। अब भैया डी डी ट्रांजिशन क्या है? देखिए, डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 होते हैं एक सब शेल में और उनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, जैसे 3D ऑर्बिटल हैं तो ये भी कितने हैं? 5 हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? 5। लेकिन जब ये कंपाउंड बनाते हैं या जब लिगेंड आकर के इनके साथ बॉन्ड बनाता है तो ये इक्वल एनर्जी वाले नहीं रहते और ये दो ग्रुप में बट जाते हैं। एक 2 ऑर्बिटल का ग्रुप जिसकी एनर्जी ज्यादा है, एक 3 ऑर्बिटल का ग्रुप जिसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कुछ इस तरह से। ठीक है, जब इन ऑर्बिटल्स में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इनको कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स, इनको कहते हैं इजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखिए T2G और EG के बीच में एनर्जी का गैप कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा गैप है। थोड़ी सी एनर्जी की इस इलेक्ट्रॉन को जरूरत है और ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेता है कहां से? विजिबल लाइट से। कहां से लेता है? विजिबल लाइट से। और विजिबल लाइट से एनर्जी लेकर के ये लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से कहां चला जाता है? हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में। ठीक है, इसके लिए इसने क्या किया? लाइट के विजिबल रीजन से इसने क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया। इसने क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया। डियर स्टूडेंट्स, यू नो, अगर आप व्हाइट लाइट में से किसी एक कलर को हटा लेंगे तो जो बची हुई लाइट है वो व्हाइट नहीं रहेगी। अगर व्हाइट लाइट में से किसी एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो जो बची हुई लाइट है वो व्हाइट नहीं रहेगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की हो जाएगी। जैसे आपने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया तो जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी अब वो लाइट रेड ना होकर के कैसी दिखाई देगी? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जैसे कि ब्लू दिखाई देगी। कॉपर +2 आयन ब्लूइश कलर के दिखाई देते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर +2 में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसने ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया है, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है कॉपर +2 में उसने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया है, और जो बची हुई रिमेनिंग लाइट है वो कैसी नजर आ रही है, ब्लूइश नजर आ रही है। तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। इस तरह के ट्रांजिशन को हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? डीडी ट्रांजिशन। डीडी इसलिए क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो भी डी ऑर्बिटल है, जहां पर इलेक्ट्रॉन गया वो भी कैसा है, डी ऑर्बिटल है, तो इसको कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, ये रीजन था स्टूडेंट्स कलर का। लास्ट क्लास में हमने इसे भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको जैसा कि पहले ही क्लियर किया, आज हम 90% रिवाइज करेंगे ताकि याद हो जाए चीजें अच्छे से। ठीक है, इसके बाद कलर के बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बारी आती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मिलते हैं। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आपने ये भी पढ़ा है कि जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो कंप्लीटली पैक नहीं होते, उनके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं इंटरस्टिशियल वैकेंट स्पेस। डी ब्लॉक के मेटल्स के क्रिस्टल में भी कुछ ऐसे ही स्पेस मिलते हैं। उन स्पेस में छोटी साइज के एटम्स, ऐसे एटम जिनकी साइज छोटी है, जिनके मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी है, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ऐसे एटम्स एज अ गेस्ट क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर आकर के इन्होंने कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया मेटल के साथ। देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जो गेस्ट एटम्स आए हैं वो होस्ट मेटल के साथ कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते। जस्ट क्या करते हैं, जो खाली जगह है उसको आकर के ऑक्यूपाई करते हैं। किसी भी तरह की बॉन्डिंग यहां पे नहीं होती। बॉन्डिंग नहीं होती इसलिए गेस्ट और होस्ट का रेशियो भी फिक्स नहीं होता। ऐसे कंपाउंड जिनमें एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स नहीं होता उन्हें कहते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड अपने आप में कैसे कंपाउंड है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है। ठीक है, यहां पे कोई बॉन्डिंग मेटल और गेस्ट के बीच में नहीं होती। ये जिस तरह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनके आने से मेटल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता। मेटल पहले कंडक्टर थी, अब भी कंडक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट इनका इनके आने से थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इनका एसोसिएशन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, हार्डनेस बढ़ जाती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। फिर बात करते हैं एलॉय फॉर्मेशन, और यूं मान लीजिए कि ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था, आज की हमारी क्लास का ये नया टॉपिक है। हमने पढ़ा कि भाई डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने 3D सीरीज पढ़ी, हमने उनकी एटॉमिक साइज देखी। क्या होता है एटॉमिक साइज में? शुरुआत में एटॉमिक साइज थोड़ा सा डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, और लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। यानी कि डी ब्लॉक के 3D सीरीज या 4D सीरीज की मैं बात करूं, एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। मैंने तब भी बताया था कि एटॉमिक साइज में इनकी जो रेडियस है उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, माइनर से चेंजेस होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनकी एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, उनके लिए ये आसान होता है कि एक क्रिस्टल में से किसी एक मेटल के एटम को हटाया जाए और दूसरा एटम उसकी जगह ले ले। ये आसान क्यों है? क्योंकि जिस मेटल के एटम को हटाया जा रहा है या रिप्लेस किया जा रहा है, उन दोनों की एटॉमिक साइज कैसी है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो कोई बोले डी ब्लॉक मेटल्स इजीली फॉर्म एलॉय। एलॉय मतलब मेटल्स का मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है, सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है। एलॉयज जो हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल भी होती हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डी ब्लॉक की मेटल्स की
एलॉयज बहुत ज्यादा बनती हैं। क्यों बनती हैं, क्या रीजन है? तो आप बताएंगे कि इनकी एटॉमिक साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है, ड्यू टू वेरी लेस डिफरेंस इन दियर एटॉमिक साइज। समझ आ रही है ये बात? क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं एलॉयज में। तो कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, जैसे स्टील का एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, जर्मन सिल्वर पूछ लेते हैं। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद भी करने हैं। जैसे जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर के बनता है। कॉपर जिसमें 60% है, जिंक 20 और निकल भी 20। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर। आप बोलेंगे 60% कॉपर है, 20-20 क्या है, जिंक एंड निकल। कई बार पूछ लेते हैं कि स्टील की जो हार्डनेस है उसका क्या रीजन है। तो स्टील में कुछ अमाउंट कार्बन की भी होती है। जैसे मैंने बताया ना, इंटरस्टिशियल में कार्बन के एटम आ जाते हैं, वैसे उससे उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। कास्ट आयरन की हार्डनेस भी कार्बन की वजह से होती है। तो एलॉय में कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ एग्जांपल। और एलॉय क्यों बना सकते हैं, रीजन आपको पता होना चाहिए। जैसे हर बात का रीजन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल में कुछ वैकेंट स्पेस होते हैं जहां पर छोटे साइज के एटम्स आ जाते हैं। कलर क्यों होता है, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन होता है। कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। साथ ही साथ ये अपनी सरफेस पे एक्टिव साइट रखते हैं जिससे ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होते हैं जिनको हम लिगेंड कहते हैं। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इनके पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास, लोन पेयर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्सेस में होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर पाएंगे, ये बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसी कोई स्पीसी जैसे कि Cl- है, ये किसी से बॉन्ड बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद देगा। ठीक है, Cn- है। जिसके पास लोन पेयर है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। विच बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सबने पढ़ा है, जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट देता है, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है दोनों, उसके पास तो लोन पेयर होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, उसके पास ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स जनरली अवेलेबल होते हैं। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स जनरली अवेलेबल होते हैं। और अपने वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करके डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, अपने वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करके लिगेंड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। किसके साथ, लिगेंड के साथ। लिगेंड जो बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और मेटल जो अपना वैकेंट ऑर्बिटल यूज कर रही है। समझ आइए बात? तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डी ब्लॉक की मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती हैं। वाई, क्यों बनाती हैं? तो आप बताएंगे कि डी ब्लॉक मेटल्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और वैकेंट ऑर्बिटल्स। By this way, they can use their vacant orbitals as a electron acceptor, as a electron acceptor for the formation of coordinate bond, for the formation of coordinate bond. अरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। और डी ब्लॉक के मेटल्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ये अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाते हैं। और ये किस तरह के कंपाउंड बना पाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरा चैप्टर, 9th चैप्टर आपने इसको पढ़ा है, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए।
ठीक है, तो उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। यहां तक की बातें आरबीएससी की जो बुक है इस बार स्टेट बोर्ड की, उसमें थी। ये जो बात मैंने यहां पे लास्ट में लिखी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आरबीएससी की बुक में दिया हुआ नहीं है, पर इसमें से क्वेश्चन जरूर दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में इस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर हैं, और ये टॉपिक एनसीईआरटी की बुक में है और हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं फिलहाल। तो मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसके बाद हम कुछ स्पेशल कंपाउंड भी कल डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल कंपाउंड भी हम कल डिस्कस करेंगे। किससे रिलेटेड, डी ब्लॉक के मेटल्स के स्पेशल कंपाउंड, जैसे K2Cr2O7, जैसे KMnO4, जो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं, और इसके क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं आपके मैसेजेस देख लेता हूं कि आप लोगों ने किस तरह के क्या क्या कमेंट किए हैं, क्या आप पूछना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस टॉपिक की। बिल्कुल प्योरली समझने का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आई, यस और नो? समझ में आई तो यस, नहीं आई तो नो, आप कमेंट करके बताएंगे। बेटा अभी तो मैंने वीडियो बंद किया है, मैं आपके सिर्फ मैसेजेस देख रहा हूं। ठीक है, तो आपकी सभी के मैसेजेस जो हैं वो यस सर हैं, सबको समझ आया? ओके फाइन, ओके कम बैक। हाँ, तो मैं मैसेज देख रहा था, लगभग सभी बच्चों के आंसर जो हैं वो यस सर में है। ठीक है, ओके फाइन, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके लिए आपको बेसिकली समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, दिमाग लगा के आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरी बात की अगर मैं पहले मैं इसको डिटेल से समझाता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या इंपॉर्टेंस है। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जो टॉपिक है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने ये जो टॉपिक है ये पढ़ा है कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी हम डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आपको, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो कोई मेटल है एम, अभी इसका चार्ज है 0, न्यूट्रल स्टेट में है ये, और सॉलिड स्टेट में है, न्यूट्रल है, सॉलिड स्टेट में है, चार्ज कैसा है 0, और ये कन्वर्ट होता है M+1 में, किसमें कन्वर्ट होता है, मान लो +1 में। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, डोनेट कर दिया, और अब ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ये जो आयन है +1 ये कौन से सॉल्यूशन में है, एक्वस। पहले कैसी थी मेटल, सॉलिड, अभी आयन कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन में है। यहां से यहां तक पहुंचने में सॉलिड न्यूट्रल एटम से, भाई यहाँ पे 0 लिया मैंने, मैं +1 से +2 भी ले सकता हूं, मैं +2 से +3 भी ले सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ मैंने लिया लो ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरी तरफ मैंने लिया हाई ऑक्सीडेशन नंबर। भाई लो में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज तो बढ़ेगा ना, तो हाई ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिया, इधर मैंने क्या लिया, लो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कोई भी मेटल हो सकती है, कितना भी चार्ज हो सकता है, +2 +3 +1 +2, 0 से +1, इधर कम इधर ज्यादा, समझ गए? या सीधा 0 से क्या हो सकता है, +2 भी हो सकता है। इस पूरे चेंज में आपको देखना यह है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, उस चेंज के होते वक्त अगर फ्री होने वाली एनर्जी ज्यादा है, फ्री होने वाली एनर्जी अगर ज्यादा है, तो वो जो प्रोडक्ट साइड वाली स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगी। फिर से सुन लो, अगर किसी चेंज में टोटल एनर्जी, सारी एनर्जी को अपन जोड़ें और फ्री होने वाली एनर्जी ज्यादा है,
तो जो प्रोडक्ट की साइड जो स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अगर किसी चेंज में एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी ज्यादा है तो जो प्रोडक्ट की साइड जो बना है वो कम स्टेबल होगा। अरे भाई सिंपल है, जब किसी चीज में से एनर्जी निकल जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जब किसमें एनर्जी जुड़ जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको कुल मिला के एक बात देखनी है कि इधर से इधर आते वक्त टोटल एनर्जी चेंज में रिलीज ज्यादा हुई एनर्जी या एब्जॉर्ब ज्यादा हुई। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मेटल सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में है तो भैया हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। हम इसको कौन सी एनर्जी देंगे? सब्लिमेशन। कौन सी एनर्जी देंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से मैंने इसको बदला गैस में, इसके सारे बॉन्ड मैंने तोड़ दिए। इसको एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? एटोमाइजेशन। समझ आ रही है ये बात आपको? क्या कह सकते हैं इसको हम? एटोमाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब जो एटम जुड़े हुए थे उनको हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो अब अकेला एटम कौन से स्टेट में माना जाएगा? गैसियस स्टेट में। अब ये एटम कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। अब मैं इसमें मैंने क्या किया? सब्लिमेशन एनर्जी दी इसको पहले, तो इस साइन कैसा होगा? जो एनर्जी मुझे यहाँ पे लगानी पड़ रही है उसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। जो एनर्जी निकलेगी उसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो अभी तो पॉजिटिव क्योंकि मैंने लगाई। अब मैं इस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें से निकालूंगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे अब इस गैसियस एटम पे चार्ज आएगा कैसा? +1। तो यहां भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये कौन सी एनर्जी है? ये है आयोनाइजेशन। कैसी है? आयोनाइजेशन। इसका साइन भी कैसा है? पॉजिटिव साइन है। आयोनाइजेशन का भी कैसा साइन है? पॉजिटिव। ठीक है। और इसके बाद अभी ये बना मेरे पास M+1 गैसियस स्टेट में, मुझे बदलना है एक्वस में। किसी भी आयन को जब हम गैस से एक्वस स्टेट में ले जाते हैं तो उसका हाइड्रेशन होता है। क्या होता है उसका? हाइड्रेशन। और वहां से जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो तीसरी एंथैल्पी ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये कैसी है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये फ्री हो रही है। क्योंकि ये फ्री हो रही है। सीधी सी बात है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन तीन एनर्जी के सम पे डिपेंड करता है। और ये तीन एनर्जी कौन कौन सी हैं? सब्लिमेशन जिसका साइन पॉजिटिव है, देनी पड़ती है। आयोनाइजेशन देनी पड़ती है, साइन पॉजिटिव है। हाइड्रेशन रिलीज होती है, साइन नेगेटिव है। अगर तीनों को मिलाकर के जो टोटल एंथैल्पी चेंज आया, अगर ये आता है पॉजिटिव, कैसा आता है? पॉजिटिव। मतलब जो एनर्जी दी है वो ज्यादा है, यानी कि इधर वाली स्टेट जो है वो लेस स्टेबल होगी। समझ में आई बात? अगर तीनों का सम टोटल एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आता है मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है। ऐसी सिचुएशन में उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी पॉजिटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। और अगर इन तीनों का सम आता है नेगेटिव, मतलब जो एनर्जी फ्री हुई वो ज्यादा है, एब्जॉर्ब हुई वो कम है। तो फ्री हुई अगर वो ज्यादा है, एनर्जी फ्री हो रही है, तो जो प्रोडक्ट की साइड स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर तीनों का सम पॉजिटिव है तो मैं ये कह सकता हूं कि M+1 स्टेट जो है ये क्या है? लेस स्टेबल। ठीक है। अगर तीनों का सम नेगेटिव है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि ये जो +1 स्टेट है ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम डी ब्लॉक के एग्जांपल से जोड़ते हैं। डी ब्लॉक के एग्जांपल से इसको जोड़ते हैं। देखिए, आपके पास दिया हुआ है, गिवन है यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 Zn, और ये साइन है कैसा? नेगेटिव। दूसरा दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cu+2 Cu, और इसका साइन है कैसा? पॉजिटिव। ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, लोअर स्टेट को पहले और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को बाद में, ठीक है, तो मैंने लिखा Zn 0 से क्या बन रहा है? Zn+2, यही ना? ये लोअर स्टेट है, ये हायर स्टेट है। साइन कैसा है? नेगेटिव। मतलब मैं क्या कह सकता हूं?
कि ये जो स्टेट है इसकी Zn+2 ये हाईली स्टेबल है। क्या है? हाईली स्टेबल। ठीक है। क्यों? इसका मतलब ये हुआ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब वो जो तीनों एनर्जी हैं उनका सम कैसा आएगा इसके लिए? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो जिस ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाली जो स्टेट है वो मोर स्टेबल होगी। यहां मैं क्या बोल सकता हूं? यहां मैं क्या बोलूंगा कि भाई Cu इसकी लोअर स्टेट है, Cu+2 इसकी हायर स्टेट है, साइन पॉजिटिव है, मतलब इससे यहां तक आते आते जो सारी एनर्जी होती हैं उनका सम कैसा है? पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूंगा कि Cu+2 जो है वो क्या है? लेस स्टेबल है। और ये बात आप प्रैक्टिकली जानते भी हैं कि Cu+2 कम स्टेबल होता है, Zn+2 ज्यादा होता है। दूसरे तरीके से कैसे प्रूव करेंगे? आप बोलेंगे सर Zn+2 में D10 कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। आप बोलेंगे सर Cu+2 में D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है ये कम स्टेबल होगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। समझ आई कुछ बात? इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में तो मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स ये सब बातें? तो आज की क्लास को, क्योंकि ये एक तरीके से रिवीजन क्लास थी, कुछ मैंने नया करवाया है, हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट हो इसमें आप मेरे को कमेंट करके मैसेज करके बता सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब के मीडियम से इसको पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए टीचमेंट की जो हमारी लिंक है उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पूरी करते हैं। कल हम कुछ और बात करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि MnO4 K2Cr2O7 जैसे स्पेशल कंपाउंड्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी रिएक्शंस के बारे में। ओके, थैंक यू।